नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम फ्लैगशिप में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनका पूरा होना कितना आवश्यक है। इसी के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है वो समय दर समय नई नई योजनाएं बनाती हैं और कुछ में बेहतरी के लिए परिवर्तन करती हैं। आज हम इन्हीं में से एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसके लिए आज हमारे बीच में नगर निगम भिलाई के आयुक्त माननीय एस.के. सुंदरानी जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे इसमें बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसे जो व्यक्ति जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है, तो बहुत से व्यक्तियों को पता नहीं है कि ये कहाँ से हम शुरुआत करें इसकी, तो इसका जो सबसे पहला चरण होगा वो क्या होगा? पहले तो आप अपनी स्थिति देखिए कि आपके पास आवास नहीं है जी। तो अगर आवास नहीं है और ज़मीन भी नहीं है तो आप कौन सा मकान लेना चाहते हैं, किस बिल्डर से लेना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं, वो आप तय करें। अगर आप किसी से लेना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा लग रहा है तो लोन के लिए अप्लाई करें। लोन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन आपका पोर्टल PMAY से लिंक हो जाएगा। जिस दिन आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा उस दिन आप PMAY में अपनी सूचना देंगे तो आपके खाते में अपने आप इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में पैसा आने लग जाएगा। जी। और सर, जो जिन्हें इनका लाभ प्राप्त हो रहा है, जो लाभार्थी हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की तकनीकी सहायता भी का भी प्रावधान किया गया है? देखिए, जो मकान बनाते हैं उसके लिए एक मकान के लिए एक आर्किटेक्ट हम लोग नियुक्त करते हैं। जी। वो पूरा देखरेख करता है कि फाउंडेशन किस प्रकार डले है, लिंटल किस प्रकार से डाला गया, बीम कैसे डाला गया, मटेरियल का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया, तो पूरी उसमें देखरेख की जाती है, पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है, बेहतर तकनीक किस प्रकार हो वो बताया जाता है और कम से कम लागत में मकान कैसा बने, लो कॉस्ट हाउसिंग का टेक्निक भी बताया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को कम लागत में अच्छा, बड़ा और बेहतरीन मकान बन के मिले। जी। तो सर, जैसे आपने मटेरियल की बात की, तो इसमें जो मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो इसकी जो जानकारी है वो जिनके लिए घर बनाया जा रहा है उनको भी दी जाती है? हाँ, दी जाती है। इसमें स्थानीय स्तर पे जो सस्ते मटेरियल उपलब्ध हैं, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मटेरियल है, उसको हम लोग उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिससे कम लागत में अच्छे बड़े मकान बनाए जा सकते हैं, मजबूत मकान बनाए जा सकते हैं। जैसे रेड ट्रैप बॉन्डिंग है, आपका इन्वर्टेड आर्च है, ये बहुत सारी तकनीक आजकल आ गई है। जी जी जी। तो सर, जैसे वर्तमान में भी आप भिलाई के नगर निगम के आयुक्त हैं, तो वहाँ पे इस प्रक्रिया के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? भिलाई में हम पिछले 1 साल में 5000 से ज़्यादा मकान बना चुके हैं और काम अभी चल रहा है और लोग खुद अपना मकान बना रहे हैं। करीब 2000 मकान जो है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और 3000 मकान हम लोग खुद बना के दे रहे हैं। एक और स्कीम है जिसको मैं बताना भूल गया था, वो कहा जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग। अच्छा। EHP कहा जाता है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम। उसके तहत सरकार ही मकान बना करके देती है। सरकार अपनी लागत जो लगता है उसमें से 2,28,000 रुपये कम करके बाकी पैसा देती है। जी। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपना 1.5 लाख रुपये का अनुदान जोड़ा है। जी। इस प्रकार से वो मकान करीब 6 लाख का पड़ता है, तो 6 लाख में से 1.5 लाख रुपये हितग्राही को देना पड़ता है। ऐसे करीब 3000 मकान हम लोग भिलाई में बना रहे हैं। सर, तो ये जब प्रक्रिया शुरू होती है इसकी, जो भी लाभार्थी हैं, तो इसमें कितना समय लग जाता है एक घर के पूरी तरह के बनने से? जिस दिन मकान आपका स्वीकृत होता है, अब वो हितग्राही के ऊपर निर्भर करता है कि कितना जल्दी वो स्वयं बनाता है। जी। BLC में बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में हितग्राही को स्वयं मकान बनाना है। अच्छा। जितना जल्दी बनाता जाएगा उसका ऑनलाइन पैसा उसके खाते में आता जाएगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग में तो रजिस्ट्रेशन हो गया तो 6 महीने के अंदर आपको मकान मिल जाता है। 6 महीने? कोशिश ये की जाती है कि जल्द से जल्द लोगों को मकान मिले और भारत सरकार का टारगेट है कि 2022 तक सभी को सर पे छत देना है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका आवास का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सर, जैसे इनको 2022 तक का इन लोगों ने हमारे लिए ये बनाया है कि इस्तेमाल जाना चाहिए, तो यदि इस दौरान भी अगर कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं तो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा सकता है?
आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो अभी टारगेट हमारे पास है 2022, जी। तो हमने पूरा सर्वे कराया हुआ है कि कितने लोग आवासहीन हैं, कितने लोग अपने कच्चे मकान में रहते हैं। उस सर्वे के अनुसार हम 100% करना चाहेंगे। जी। अब भारत सरकार का भी मैंडेट है कि 2022 तक उसको 100% किया जाए। जी सर, जो अभी जो हमारे जो इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं, आप इनके लिए कोई और इनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि जो बहुत सारी तकनीक इस्तेमाल हैं मकान बनाने में, जी। और कम पैसे में अच्छा मकान बनाया जा सकता है। रेड ट्रैप बॉन्डिंग है, इन्वर्टेड आर्च है, और दीवालों की लंबाई किस प्रकार कम की जाए, दीवालों की कॉस्ट कैसे कम की जाए, फ्लोरिंग की कॉस्ट कैसे कम की जाए, छत में कैसे कम लागत हो, ऐसी बहुत सारी तकनीक हैं। तो बनाने के पहले उन सब का अध्ययन कर लें, जो तकनीक आपको उस अच्छी लगती है उसका इस्तेमाल करें, और सरकार का जो इस योजना का लाभ ज़रूर से ज़रूर लें। अपने आसपास लोगों को भी प्रेरित करें कि योजना का लाभ लें। जी। और सर, जो ये हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसमें इसको और बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि जो मकान बन रहे हैं, एक जी। तो उसमें शौचालय होना ही चाहिए। जी। छोटा मोटा एक बायोगैस प्लांट भी लगाया जा सकता जी। है, छोटा सा एक सोलर प्लांट भी लगाया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट भी अगर उसी में बगल में कम खर्चे में लगाई जा सकती तो करना चाहिए। इससे एक मकान जो बन रहा है वो सेल्फ सस्टेन्ड हो, सेल्फ सफिशिएंट हो और इकोलॉजिकली बैलेंस हो। तो अगर वैसे मकान बनेंगे तो हमारा समाज, हमारा जो मोहल्ला है वो साफ़ सुथरा होगा। जी सर। और सर, अगर इसी बीच में अगर ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं घर के लिए, अगर ये सब भी कराए जाएं, तो हमारे इसका वातावरण और जो प्रदूषण से जो हमें समस्या हो रही है, उससे भी हमें सहायता मिल सकती है। तो और सर, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिनके पास जगह है, खाली जगह पड़ी है, तो वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार अपना बाड़ी योजना लाई है। जी। तो उसमें छोटे मोटे केले के या पपीते के पेड़ लगा दें या अदरक के पेड़ लगा दें छोटा सा, तो उनका जो रोज़ाना का सब्जी वगैरह है वो भी वहाँ से उगा सकते हैं, और वृक्ष तो उगा ही सकते हैं। जी। जी। और सर, आपने वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात की थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मकान जो बन रहा है उसकी छत का पानी को हम इतना छोटा सा एक वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट बना सकते हैं कि वो छत का पानी उस प्रेमाइसेस में ही ख़त्म हो जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए, तो जीरो फ्लो हाउस बन जाएगा। जीरो फ्लो हाउस का तात्पर्य है कि उससे कोई भी लिक्विड वेस्ट बाहर ना जाए, और बेहतर होगा कि वहाँ का जो गीला कचरा है उस गीले कचरे को छोटा सा एक कंपोस्टिंग यूनिट भी बना सकते हैं। वहाँ कंपोस्टिंग बना ले, उसमें जो कंपोस्ट हो जाए वो पीछे तरफ अगर बाड़ी बन जाती है, जैसे नगर पंचायतों वगैरह में बहुत जगह है लोगों के पास, तो वहाँ बाड़ी बना करके एक मुनगे का पेड़ या एक केले का, पपीते का, कुछ भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से पर्यावरण सुधर सकता है, उनकी आय स्तर बेहतर हो सकता है, जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। जितना अच्छा कर सकते हैं करें। सर, तो ये जो योजना है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये देश के आर्थिक विकास में कहाँ तक भूमिका निभाती है? देखिए, जब कोई आवास बनता है तो आवास बनाने के लिए सामग्री लगती है, रोज़गार लगता है, श्रम लगता है, तो वो कहीं ना कहीं से प्रोक्योर होता है, लाया जाता है। तो कहीं मटेरियल बनता है, कहीं पे ईंट बनते हैं, कहीं सीमेंट बनता है, तो कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था को तेज करने में एक प्रेरक के रूप में काम आ रही प्रधानमंत्री आवास योजना में। जब करोड़ों लोग मकान बनाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ होगी, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, रहन सहन ठीक होगा, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस तरीके से नई चालू होंगी। जी। तो सर, इसने हमारे शहरों की तस्वीर में कितना बदलाव किया है, और कितना बदलाव किया है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शहर जैसे भिलाई नगर निगम है, भिलाई नगर निगम में कुछ हमारी झुग्गी बस्तियाँ हैं जो एकदम पुरानी सी, गंदी सी रहती थी, देखने में आपको स्लम एरिया है। उन जगहों पे जब उनको पैसा दिया गया तो उन्होंने इतने सुंदर मकान बनाए हैं, इतने बेहतरीन मकान बनाए हैं, टाइल्स लगाए हैं,
और कमोड लगाए हैं, उसके बाद सोलर सिस्टम उन्होंने लगाए हैं जी और घर के सामने बहुत अच्छी कलाकारी सुंदरता के साथ किया है। जी इवन जो दरवाजे अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं तो उससे उस मोहल्ले की तस्वीर बदल गई है। जी। इतना बहुत ही अच्छा उन्होंने बहुत सुंदर मकान बनाया है। और सर इस योजना से सिर्फ हमें ना कि सिर्फ घर प्राप्त हुआ, इनफैक्ट बहुत से लोगों को रोज़गार भी प्राप्त हुआ है। जी। सर आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी के बहुत से प्रश्नों के उत्तर आप सभी को प्राप्त हुए होंगे। अगले अंक में हम नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार।